Today we are going to discuss the question of Ted Hughes, and his question, which is the most important in the past paper's point of view, is the themes. In any writer or any poet, if you want to understand, should understand the theme of that person. His poetry is also based upon some themes, and they are called major themes. Let's watch them. Which are they? Ted Hughes is a modern English poet. English should write in the capital letter because this is the proper noun. इंग्लिश पोइट्री का एक बड़ा ही मशहूर शायर है जदीद इंग्लिश शायरी का. हिज पोइट्री डील्स विद वेरियस थीम. बहुत ज्यादा हमें उसकी शायरी में थीम्स नजर आते हैं. हाउएवर ताहम द मेजर थीम ऑफ हिज पोइट्री इज द कंसर्न विद मैन. अलबत्ता जो उसकी शायरी में ताहम हमें जो पॉइंट्स नजर आते हैं, मेजर थीम्स नजर आते हैं, वो नजर आते हैं उसका ताल्लुक इंसान के साथ. द सब्जेक्ट ही प्रेफर्स, वो वाले मौजुआत जिनको वो तरजीह देता है टू राइट, उन पर लिखे. जिन मौजुआत को वो तरजीह देता है उन पर लिखे. ऑन आर सेवरल, बहुत ज्यादा है. फॉर इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर, मैन इन रिलेशन टू एनिमल वर्ल्ड, आदमी का रिलेशन, ये निकाल के रखे पॉइंट. आदमी का रिलेशन किसके साथ? एनिमल वर्ड्स के साथ. फिर मैन इन रिलेशन टू मैन, फिर मैन इन रिलेशन टू नेचर. आदमी का ताल्लुक दुनिया में, आदमी का ताल्लुक इंसान के साथ, दुनिया के साथ और नेचर के साथ. फिर वॉर के साथ, फिर डेथ के साथ एंड वायलेंस के साथ. ये सारे उसके थीम है. आदमी का ताल्लुक वो दिखाता है कि किस किस के साथ है. यही उसने हमें दिखाया था डेथ मॉर्निंग में कि हमारा ताल्लुक नेचर के साथ बनता है तो हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं, हम डिवाइन हो जाते हैं, और जो ही हम कोई दुनियावी सोच देखते हैं तो हमें वहां पर वायलेंस नजर आता है. जैसे वो बेयर आए थे तो आते ही उन्होंने चीर-फाड़ शुरू कर दी थी. ओके जनाब, वॉयलेंस नंबर 1 पॉइंट पर इसका थीम है इज अ ब्रूटल. इसका जो वॉयलेंस होता है ना, जो ये दिखाता है, बड़ा वहशी किस्म का होता है वॉयलेंस. वॉयलेंस तो वैसे भी तशद्दुद होता है, तशद्दुद में मजीद तशद्दुद. वॉयलेंस इज द सर्टेनली, यकीनन वन ऑफ द डोमिनेंट थीम. डोमिनेंट थीम को अंडरलाइन करें इन हिज पोइट्री, यानी वॉयलेंस. अब यहाँ से आप इसकी नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं. यस डियर, व्हाट यू वांट टू आस्क? Yes, your question, please. Hello, your voice is gone, dear. Ma'am, here after war and death there is a comma, then after that there is end. So is it correct? यस यस दिस, ये वॉर एंड डेथ वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे दिखा रहा है ना, क्योंकि जंग और मौत ये एक चीज है. फिर उसके बाद कोमा देके उसने नई चीज बताई है कि वॉयलेंस भी है और वॉयलेंस भी है. ये दोनों टॉपिक उसने इकट्ठे कर दिए ना, क्योंकि पता है आपको जब जंग हुई थी तो इसमें इतने ज्यादा लोग मारे गए थे कि पता ही नहीं चला था कि किसका साथी, किसका शौहर, किसका बाप कहाँ गया, लाशें तक ना मिली उनकी. तो वॉर और डेथ इनका वो मेन कॉन्सेप्ट बन गया था जिसका इन्होंने रिलेशन दिखाया है. लॉस्ट जनरेशन कहलाती है वो जो इस वॉर में मरे हुए लोग हैं. याद है हमें उसने क्या दिखाया था 1914 में कि इतने ज्यादा लोग थे कि सिर्फ उनकी टोपियां ही टोपियां दिखाई दे रही थी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो वॉर एंड डेथ, इट्स मीन कि वन टॉपिक ही इज गोइंग टू बी कंसिडर हियर. ओके, ये एक टॉपिक इसको कंसीडर कर रहा है इस वजह से. और मैन एंड नेचर, ये भी एक टॉपिक बना रहा है कि आदमी और नेचर, इंसान और फितरत, इसका ताल्लुक किसके साथ? जानवरों के साथ, जानवरों की दुनिया के साथ. फिर इंसानों का और फितरत का ताल्लुक, फिर जंग का और मौत का ताल्लुक, फिर वायलेंस का ताल्लुक. ये मिसाल उसने दी है उसके ताल्लुक की कि उसने कौन से सब्जेक्ट्स को प्रेफर किया था. वायलेंस को उसने सबसे पहले लिया दिखाया, और वायलेंस वैसे भी ब्रूटल ही होता है, एक किस्म का वहशतनाक ही होता है, वहशी किस्म का होता है. अब खास तौर पर सर्टेनली वन ऑफ द डोमिनेंट थीम इन हिज पोएट्री, उसकी शायरी में बड़ा ये थीम पाया जाता था. ह्यूज इज फैसिनेटेड बाय ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस. उसका दिल जो था ना उसी की तरफ जाता था. वायलेंस से तशद्दुद उसका दिल मोह लेता था. अब वॉयलेंस चाहे मोहब्बत में लगा ले, वॉयलेंस इन द जंगल लगा ले, वॉयलेंस इन द बैटल्स लगा ले. बैटल्स ये वही वॉर्स है. जंगों के अंदर भी वॉयलेंस लगा लें, या जंगलों के अंदर लगा लें, या जंगों के अंदर लगा लें, या मोहब्बत के अंदर लगा लें. तशद्दुद हर जगह उसमें पाया जाता था, देता था अपनी शायरी में, और वो तशद्दुद उसका दिल मोह लेता था, चाहे वॉयलेंस डेथ के अंदर ही क्यों ना दिखा दिया जाए. ही वाज बिलीव्स, उसका यकीन क्या था. अब यकीन देखें, ये आपकी बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, इसको निकाल लें.
दो पेनफुल एंड फेटल। हाँ, अगर तशद्दुद बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है, बट इट इज ऑल्सो अ गारंटी। लेकिन ये आपको जमानत देता है ऑफ एनर्जी एंड लाइफ कि आप इसके बाद तवाना हो जाते हैं और जिंदा हो जाते हैं। जिंदगी की और तवानाई की अलामत बनाता है। कैसी कोटेशन उसने दी है, ये कोटेशन आप लगा सकते हैं इसके किसी भी क्वेश्चन में, बड़ी जबरदस्त कोटेशन है। द थीम ऑफ वायलेंस, अब वायलेंस का जो थीम आ रहा है इज एप्ट, बड़ा मुनासिब है, एंड वेविड, और इसको बड़ा ही वाजिया करके उसने बताया है। इन द एनिमल पोएम्स ऑफ ह्यूज, ह्यूज की जितनी भी एनिमल पोएम्स, अच्छा ये कुछ नीचे पोएम्स के नाम आ रहे हैं, ये नाम आपने मुझे याद करके बताने हैं। द जगौर एक पोएम थी, पाइक एक पोएम थी, थ्रशिस एक पोएम है, और वगैरह वगैरह। ये वाली जानवरों की ही पोएम्स है, और इन जानवरों की पोएम्स के ऊपर ही इसने अपने थीम्स बनाए हैं। और ये उनको समझता था कि जानवरों की पोइट्री के जरिए मैं अपना थीम ज्यादा बेहतर वाजिया कर सकता हूँ। अब यहाँ पर उसने वगैरह वगैरह डाला क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा नज्मों के नाम देने हैं उसने। These poems, ये जो पोइम्स ना डिपिक्ट बताती हैं द क्रूलिटी, जुल्म बताते हैं। फेरियसनेस, फेरियसनेस होता है जंगजू, खूनख्वारी, एंड वोइलेंस और तशद्दुद बताती हैं नेचर, फितरत के अंदर जो भी पाया जाता है। इंसान की फितरत भी दिखाई उसने हमें बेर के जरिए, और इंसान की अपनी फितरत भी दिखाई उसने जब उसने अपना खड़े होना वहां पर दिखाया, अपना वहां पर गया, वहां पर अपने बताया कि भाई मैं एक्सपेडिशन के लिए गया था, फिश एक्सपेडिशन हमारा मौजू था, हमारी मुहिम जो थी कि हम शिकार करेंगे मछली का। ये उनका भी तो वोइलेंस ही था ना, अपनी भूख मिटाने के लिए वो मछली का शिकार कर रहे हैं, तो शदीद तशद्दुद में ही आ जाती है ना ये बात। अब ह्यूज सीज वोइलेंस इन नेचर क्लियरर, क्लियरर वो बड़े साफ तौर पर देखता था देन टाइनिसन। टाइनिसंस जो था ये भी इनका शायर है, टाइनिसंस, और जो कि कहता था नेचर के बारे में। अब नेचर के इससे ज्यादा वो देखता है साफ तशद्दुद नेचर के अंदर। रेड इन टू थैन क्लोज, अब लाल है उसके दांतों में और उसके पंजे भी। पंजे क्या है, पंजे भी सुर्ख हुए खून के साथ, दांत भी और मुंह भी सुर्ख हुआ खून के साथ, क्योंकि क्या किया, शिकार किया है किसी ने। यहाँ जानवर भी हो सकता है, यहाँ इंसान भी हो सकता है, यहाँ कोई नेचर का हादसा भी हो सकता है। अब ये टेनिसन कौन है? टेनिसन बता दो। एक अदर शायर है, एक और शायर है, अनदर पोइट लाइक ह्यूज, एक और शायर की बात वो बता रहा है। ठीक है, उसने एग्जाम्पल दिया कि वो उससे ज्यादा नेचर को क्लियर करके में बताता है। अब इसने हमें यहाँ पर मुबहिम सा आइडिया दे दिया, हमें वाजिया बताया ही नहीं कौन सा बंदा था, बंदा था, इंसान था, चीज थी, क्या चीज थी। ये उसने कहा है कि वो क्लियरर बताता है नेचर को। उसने अगर थॉट फॉक्स का बताया तो उसने बताया आपको थॉट फॉक्स है, उसने साइमंस का बताया तो उसने बताया कि वहां उसने साइमंस देखी थी। उसने कोई बात राज में नहीं रखी है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये उसके पंजे, उसके दांत, उसका रेड होना, ये क्या है, वो नेचर को ऐसे ही देखता है। अब ये ह्यूज ने जो नेचर का देखा, इसने जो भी हमें पॉइंट्स दिखाई है उसमें इसने हमें वाजिया पॉइंट बनाकर दिखाए हैं। ठीक हो गया। जब उसने हमारे सामने, अभी वो सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, मैं भी बात नहीं करूंगी क्योंकि आगे एग्जांपल्स आपको वही मिलने वाली हैं जो हमने पोएम्स रेड की हैं। ह्यूज शोज वायलेंस इन द पोएम पाइक। अब पाइक उसकी एक पोएम थी, उसके अंदर उसने वायलेंस दिखाया। ये जो पाइक है ना, एक मछली का नाम है, ये फिश है। अब मुझे ना इनकी तस्वीरें भी चाहिए, मुझे तस्वीरें निकालने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे इन सारे जानवरों की तस्वीरें चाहिए। किलर फ्रॉम द एग्स, अब ये क्या करती है, ये कातिल है अपने अंडों की। ये मछली अपने ही अंडों को चीर फाड़ कर खा जाती है अपनी भूख मिटाने के लिए। ये वायलेंस उसकी नेचर में पाया जाता है, तशद्दुद है ना। मीनिंग दैट द पाइक फिश वुड किल इट्स ओन एग्स, अपने ही अंडों को वो कत्ल कर सकती है इफ इट कैन गेट नथिंग एल्स टू सेटिस्फाई इट्स एपिटाइट। एपिटाइट क्या होती है, भूख मिटाना। अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपने ही अंडों में से अपने ही बच्चों को खा सकती है। ये ऐसी पाइक है। इन पोएम हॉक रोस्टिंग, ये हॉक रोस्टिंग वही है द हॉक इन द रेन, इसकी बड़ी पॉपुलर पोएम है, ये उसी के अंदर है। द बर्ड सेज टू हिमसेल्फ, अब ये परिंदा अपने ही आपको कहता है, आई किल, मैं कत्ल करता हूँ, वेयर आई प्लीज, जहां मैं खुशी महसूस करता हूँ मैं कत्ल करता हूँ। तशद्दुद है, जुल्म है, वायलेंस है, because it is all mine, ये सारा कुछ मेरा ही है। my manners are tearing of heads, मेरा तो काम ही है कि खोपड़ियों को चीर फाड़ दूं और उनके अंदर से जो भी मुझे मिलता है सब कुछ निकाल के खा जाऊं। ये हॉक कह रहा है, हॉक एक बाज होता है ना, अब ये बाज अपने आप को कह रहा है। ये पोइम मेरे ख्याल में बीए में है या एफए में है, ये पोइम हॉक रोस्टिंग ना, ये पोइम उसमें है। ह्यूज डिपिक्शन, अच्छा इस किस्म की पोइम्स जो होती है ना आपके क्रिटिसिज्म के पेपर में भी आ जाती हैं। ऐसी पोइम्स आपको क्रिटिसिज्म के पेपर में मिलती हैं जो लास्ट क्वेश्चन आता है, और जो किया जाए तो बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं। समझ आने की बात है, बस उस पर समझ आ जाए
उस वक्त जो पोइम आपके सामने आई है। ह्यूज डिपिक्शंस ऑफ एनिमल्स इज रिमार्केबल, आप बड़ी तारीफ कर दी उसने कि बड़ी शानदार हमें बताता है एनिमल्स के बारे में, और वाजिया बताता है, विविड होती हैं, स्टार्टलिंग होती हैं, हैरान कर देती हैं, लेकिन ट्रूथफुल होती हैं, सच्ची तो होती हैं ना। द एनिमल्स डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूज, अब ये इसने जो हमें एनिमल्स बताए हैं, ये देखें, ये पैसिवल्स में बात कर गया, कवर्स अ वाइड रेंज, अब वो बहुत ज्यादा रेंज करती है, यहाँ पर ये सारे जानवरों के नाम आने वाले हैं, द हॉग, द थ्रैश, द पाइक, द जैगोर, द स्काईलार्क, द हॉर्स, द कैट, द माउस, द बुल, द पिग, ये सारे जानवरों की मुझे तस्वीरें चाहिए, सादिया आप निकाल दीजिए। द ओटर एंड द बुलफ्रॉग, द क्रो एंड मैनी मोर, कितने आसान जानवर है ये, तो जानवर आपको वैसे कुत्ते बिल्लियों के नाम तो वैसे ही याद हो जाएंगे, घोड़े और पिग का नाम और बुल का नाम और पाइक का नाम तो मुश्किल ही नहीं है, स्काईलार्क का नाम तो मुश्किल ही नहीं है। अगर आप इतनी भी पॉइंट्स का नाम उसके किसी भी क्वेश्चन में लगा दे रहे हैं तो आई थिंक सो कि नंबर आने कोई जो है मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाकई इसी की पोइम्स है, ये नहीं है कि यहाँ पर वैसे कुत्ते का नाम नहीं है, आपको द डॉग भी लिखा है जाके, द डॉग तो उसकी पोइम नहीं है ना, आपने याद रखना उसकी कौन कौन सी पोइम्स है। ये पोइम्स और इनकी तस्वीरें मुझे चाहिए जानवरों की, इनमें से जो भी जानवर है ना, एक तो ये डिपिक्शन का मतलब होता है बयान करना, क्या सिनेरियो, डिपिक्शन करना, बयान देना, डिपिक्शन करना, बयान बताना, बात करना, बयान देना इसको कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स के बारे में वो हमें बताता है और वो बड़े रिमार्केबल तरीके में बताता है, बड़े शानदार तरीके से बताता है, वाजिया तरीके से बताता है और हमें हैरान कुन तरीके से बताता है, मगर वो सच्चाई बताता है। सारी उसने बातें जो देखी अपनी आंखों से, क्योंकि वो ऑब्जर्वर था, जू में काम करता था, जानवरों को शुरू से पसंद करता था, हंटर शुरू से ही था, और वो हंटिंग करने के लिए हंट नहीं करता था, वो जानवरों को ऑब्जर्व करने के लिए हंट करता था, ठीक हो गया। इसीलिए उसको ये सारी डिपिक्शन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिपिक्ट करने में, बयान देने में, उनके बारे में लिखने में उसे मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि उसने इन्हें अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन से हासिल किया था सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो उसने अपनी पोएम्स में बताई। द वर्ड ऑफ एनिमल्स इज फॉर फेवरेट टायरेरिटी, टायरेरिटी इलाका होता है, टायरेरिटी कहते हैं उस इलाके को जहां पर आपका अपना राज बन जाए, जहां पर आप जिस एरिया को जानते हैं ना, ये लफ्ज आपको मिलने वाला है सिडनी के क्वेश्चन में। अब इसने कहा कि ये वो समझता है कि जानवरों की दुनिया जो है ना, मेरा अपना ही इलाका है, मैं वहां का बादशाह हूँ, मैं वहां की मालूमात बताऊंगा लोगों को, और वाकई ये मालूमात सारे लोग नहीं बताते, वही बताता है जिसको इंटरेस्ट होता है। हमें जानवर, जिसे कहते हैं ना, बिल्लियां दो लड़ रही हो तो हम बच्चों को कहते हैं पास ना जाना, बिल्ली के पास ना जाना, इधर आजा पंजा मार देगी। अब ऐसा बंदा जो ऑब्जर्वर है वो तो पास बैठेगा, देखेगा कि कैसे ये लोग, इनका आंखें, मुंह, पंजे, कैसे इनकी शक्लें बिगड़ रही हैं, उसे पोइट्री में यूज कर देगा, क्योंकि ये उसका तजस्सुस था ना, उसका शौक था। द यूज ऑफ एनिमल्स हैज अ सिंबॉलिक पर्पस, आप बहुत बड़ा अलामती पर्पस इसके साथ यूज करते हैं, ऐसे नहीं बैठा उनको देख रहा, उनको देख के उसने जानवरों के साथ इंसानों का मुशाहिदा करना है, नेचर का मुशाहिदा करना है, जो ये ऊपर जो बात कही हमारी। इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में बड़े अलामती मकसद के तौर पर वो जानवरों के मौजू को इस्तेमाल करते हैं। एज इन द पोएम थॉट फॉक्स की तरफ आ जाते हैं। उसने क्या किया, ही एक्सप्लेन हिज पोएटिक प्रोसेस, पोएटिक प्रोसेस को अंडरलाइन करें, पोएटिक प्रोसेस को बताने के लिए उसने थॉट फॉक्स बनाया, अपना एक इमेजिनरी जानवर बना दिया, अपने ख्याल में ही एक फॉक्स बना दिया। इवन देयर वाजंट एनी फॉक्स एट दैट टाइम, इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। That the thought appears like a fox, उसने कहा कि उसकी थॉट, उसकी जो सोच है वो आ रही है एक फोक्स की तरह। He uses the animals of fox to describe, वो एनिमल का इस्तेमाल करता है, डिस्क्राइब और डिपिक्ट एक ही मफहूम में आता है, बयान देने के लिए। How an idea comes, कैसे एक आइडिया आता है, and completed, और फिर मुकम्मल हो जाता है। He says, वो कहता है, that idea comes into the dark hole of the head, कोई भी जो ख्याल होता है हमारी खाली खोपड़ी में से आता है, हमारा दिमाग खाली होता है, हमें कोई जब ख्याल आता है स्लोली, आहिस्तगी से आता है, एंड स्टेडली, और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से आता है। जब हमें कोई ख्याल आता है तो वो आहिस्तगी से आता है और मुस्तकिल मिजाजी से आता है, जैसे कि जस्ट एज अ फोक्स, उसी तरह से जिस तरह से एक फोक्स अपीयर्स होता है स्टिल्थली, स्टिल्थली होता है, जैसे चोरी से आता है। कैसे ही आया था, चोरी से आया था, स्टिल्थली से आया था, आहिस्ता 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 बाहर निकला था, जैसे कोई चोर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। फर्स्ट इट नोट्स, पहले उसकी नाक आई, देन आईज अपीयर्स, फिर आंखें जाहिर हुई, एंड देन द होल बॉडी कम्स क्लियर, और फिर उसका पूरा हमें जिस्म दिखाई देने लगा। ये उसका इमेजिनरी
जो था ना थॉट फॉक्स था, इमेजिनेशंस में आ रहा था, जिसको उसने बताया a nose, a fox nose touches the twigs leaf, उसके टच करती है नाक उन टहनियों के पत्तों को, टू आइज जाहिर होती हैं, सर्व्स अ मूवमेंट, एक लम्हे के लिए आती हैं, दैट नाउ and again now and now and now and now is anaphora, ठीक है, and is also an anaphora, लफ्ज को उसने बार बार इस्तेमाल कर दिया कि वो आती ही जाती है, आती ही जाती है। सेम द केस विद द आइडिया, इसी तरह का मामला हमारे किसी भी सोच के साथ होता है। फर्स्ट देयर इज अ ग्लिम्स, पहले एक झलक होती है ऑफ एन आइडिया की इन द माइंड, दिमाग में एक हल्की सी झलक पड़ती है, देन इट डेवलप्स ग्रेजुअली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फरोग पाने लगती है, क्या, हमारी सोच, हमारा ख्याल। इन द पोएम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन, ही वाज ट्राइज टू कैप्चर, वो चाहता है कि काबू पा ले, कैप्चर कर ले द मूवमेंट, उस लम्हे पर, उस लम्हे को काबू कर ले, ऑफ इवनिंग, वो रात का लम्हा जिस रात में उसकी बच्ची ने पहली मर्तबा पुकारा द मून, उस लम्हे को वो काबू पाना चाहता है। दो डिफरेंट एक्टिविटीज, और बहुत हमें वो सरगर्मियां दिखाता है, जैसे गायें आती हैं, वो टेंस होना उस वेब का, फिर उस वेब के अंदर से वो उनका दूध धोना, फिर वेब के ऊपर ड्यू ड्रॉप का कतरा पड़ना, ऐसी ही सारी थी ना उसकी सिनेरियो, साथ साथ उसको रिमाइंड में रखा करे, अपने रिमाइंडर किया करें उसको। एट द टाइम, उसी वक्त पर, जो कि शाम का वक्त था, मिल्कमैन जो थे, होल्ड देयर बकेट्स, उन्होंने अपनी बाल्टियां पकड़ी होती हैं, टू द मिल्क फॉर देयर काउज, कि अपनी गाय का उन्होंने दूध धोना है, while the children are playing, और बच्चे वहां खेल रहे थे, कंट्री यार्ड का साइड था ना, गांव का एक मंजर था, and the dogs are barking occasionally, और मौके मौके के हिसाब से कुत्ते भी भौंकते थे वहां पर। the fog prevails everywhere, इसने दिखाया था हमें कि हर तरफ स्नो छाई पड़ी है, and the cows are returning homes, और जो गायें थी, ये जो भैंसे गायें जो भी थे, ये अपने घरों को जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्विलाइट थी ना, ये रात की ट्विलाइट थी। याद है जो डेट मॉर्निंग में ट्विलाइट है, वो मॉर्निंग की ट्विलाइट है। ये कंट्रास्ट, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इन दोनों का कंट्रास्ट करें, तो कंट्रास्ट में आपने ऐसे पॉइंट्स निकालने होते हैं। आफ्टर फुल डे ग्रेजिंग, पूरा दिन उन्होंने जनाब घास चढ़ लिया, पूरा दिन उन्होंने अब काम शाम कर लिया है, अब थकी हारी हैं, तो अपने घरों को जाना चाहती हैं। द काउज लुक लाइक अ रिवर ऑफ ब्लड और ब्लडर्स, ब्लडर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े पत्थर कहने की वजह से इस पे थोड़ी सी उसमें तनकीद हुई थी जब इसने चौसर में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, और जब इसने यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया तब भी उन्होंने कहा कि इन्होंने गाय को ब्लडर कह दिया, यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर कह दिया। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे खून का एक दरिया है, क्योंकि वो इनकी गाय हमारी तरह वो नहीं ना होती काली और सफेद, वो थोड़ी लाली से कलर की होती है, थोड़ी लाल लाल सी शेड देती है, वो बड़ा प्यारा सा कलर होता है उसका, इतना लाल भी नहीं होता। अब उसने कहा कि वो जा रही थी, तो उसने उसको इस सिमली से मिला दिया, ये भी एक सिमली उसने दे दी। एट द टाइम ऑफ इवनिंग, रात का वक्त हमें दिखाया, तो ये इमेजिनेशन है उसके, हमें विजुलाइज करवा रहा है टाइम को। अब वो कहता क्या है, काउज आर गोइंग होम, गायें जो है घर जा रही हैं। अब ये पूरी सेंचुरी, कई सदियां ये घर जाती ही रहेंगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बात कर गया, और वो भी प्रेजेंट में। अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड, खून का ऐसे लाल और गहरा सा दरिया लग रही है। मैनी ब्लडर्स, बहुत मोटी ताजी पत्थरों जैसी, बड़े बड़े पत्थर जैसी, चट्टान जैसी गायें। बैलेंसिंग अनस्प्लिट मिल्क, अनस्प्लिट क्या है, वो अपने जो उनके थन भरे हैं दूध से, उनको गिरने नहीं देना चाहती, तो बड़ी एहतियात से चल रही हैं। अच्छा, गायें चलती भी बड़े स्टाइल से है, ऐसे ठुमक ठुमक के, तो ये वही बताना चाह रहा है। अनदर पोइम, एक और पोइम, हु डिजर्व्स कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो कि रखती है, जो डिजर्व करती है, जो कि मुस्तहिक है कि हम उस पर भी बात करें, इज पाइक, उसका नाम पाइक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। द पाइक इज अ काइंड ऑफ अ फिश, एक किस्म की मछली का नाम होता है। द फर्स्ट 4 स्टैंजास ऑफ दिस पोएम, पहले 4 अगर हम इसके स्टैंजा पे बात करते हैं, कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वही है बयान करना ऑफ द पाइक, पाइक की वो पहले हमें 4 स्टैंजास में उसकी डिस्क्रिप्शन ही बताता है, हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ दे कलर, हाउ दे लिव, हाउ दे गो, हाउ दे कम। जैसे उसने हमें दैट मॉर्निंग में बताया था कि वो कैसे आ रही थी, स्लो स्टेडी और एट अ डिस्टेंस, ऐसे मछलियां आ रही थी, बड़े नेचर के साथ, नेचुरल मुसाफा, हर चीज बड़ी मुनासिब। दैट डिस्क्रिप्शन, अब ये जो बयान था, इज वेरी ओरिजिनल, बड़ा असली है, एंड ग्राफिक। ओरिजिनल तो वो काम करता ही करता था, साथ में बड़ा वाजिया काम कर देते थे, वाजिया करता था ना, मुबहिम नहीं रखा उसने, इसलिए उसने कहा पहले पेज में ही उसने बता दिया था हमें कि वो क्लियरर आइडियाज बताते हैं हमें। He continues to show his interest, वो जारी रखता है कि अपनी दिलचस्पियां बताए, हमें जाहिर करे, इन द एनिमल्स के अंदर, इन द सेम वे, इसी तरीके से, and takes them as
representatives of nature, और वो इन्हें नुमाइंदा बनाता है किसका, फितरत का। वो जानवरों के अंदर जो भी अपनी नेचर रखते हैं उसको वो एज अ नुमाइंदगी के तौर पे दिखाते हैं कि जानवर नेचर के नुमाइंदा है। नेचर इज एन अदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ हिज पोइट्री। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करने लगे हैं। पहला टॉपिक कौन सा था, कौन सा था पहला टॉपिक जब हमने जिसपे सारी बात की है, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? ओ आओ हमने अभी वॉयलेंस पे सारी बात की है, तशद्दुद के टॉपिक पे बात की है ना। अब दूसरा टॉपिक अब हमारे पास जो चल रहा है वो है नेचर। नेचर एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है उसकी शायरी के अंदर। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट मैन इज क्लोजली रिलेटेड टू नेचर, के इंसान जो है यस वो नेचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड है। ऑल द रोमांटिक्स, अब रोमांटिक्स के पास चले जाते हैं। रोमांटिक कौन सी, या सेकंड इज द नेचर नाउ। रोमांटिक्स कौन से, जैसे हमने बात की थी विलियम ब्लेक और कॉलरेज और जॉन कीट्स, हम उनको रोमांटिक कहते हैं और जॉन कीट्स को प्री रोमांटिक कहते हैं। ये जो सारे शायर थे हैड अ डिस्टिंक्टिव एटीट्यूड टू द नेचर, उनका बड़ा वाजिया किस्म का रवैया था नेचर की तरफ। मिसाल के तौर पर अब शेले को देख लें, चलिए इवन आपकी पोइट्री में नहीं है और हमने इन्हें प्रिपेयर नहीं किया, वो क्या दिखाते हैं, द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर। डायनामिक होता है बड़ा मुतहर्रक किस्म का उनसर हमें दिखाते हैं फितरत का, कि फितरत बड़ी मुतहर्रक है। सच एज द वेस्ट विंड, अब मिसाल के तौर पर ये जो वेस्ट विंड उसको दिखाया है। एंड द क्लाउड्स, मुतहर्रक है ना, रुकते नहीं है, हरकत करके इधर से उधर और उधर से इधर जाते हैं। बायरन की बात कर लेते हैं, ये प्रेजेंस करते हैं ह्यूज एंड जैग्नेटिक एस्पेक्ट। अब ये हमें बहुत बड़े बड़े और जैग्नेटिक, इट्स मीन बहुत ही बड़े, दोनों का मीनिंग बड़ा ही आता है। ह्यूज एंड जैग्नेटिक, इट्स मीन बोथ आर टू बिग। इतने बड़े बड़े अनासर दिखा देता है नेचर के, जैसे कि माउंटेन्स, लेक, ओशंस। बंदे याद कर ले और इनके पॉइंट्स याद कर ले। शेले ने हमें क्या दिखाया है, डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर दिखाए हैं, मूविंग एस्पेक्ट्स। इसने क्या दिखाए हैं, सो बिग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। पहाड़ बड़े होते हैं, लेक्स बड़ी होती हैं, एक ये जो ओशन जो होता है ना ये सी से भी बड़ा होता है। मुख्तलिफ मुल्कों का जो होता है ना समंदर मिलके तब ओशन बनता है, तो बड़े एस्पेक्ट्स है ना, तो कितने जैग्नेटिक है। अब वर्ड्सवर्थ हमें क्या दिखाते हैं, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेचर पोइट्स प्रेजेंट्स द डिवाइन स्पिरिट। अब इन्होंने हमें बहुत ही कुदरती और इलाही किस्म की रूह अपनी दिखाई है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के तमाम ऑब्जेक्ट्स में, तमाम एशिया में उन्होंने हमें खुदाई रूह फूंक कर दिखा दी। किसने, वर्ड्सवर्थ ने। जबकि अब वेयरएज, जबकि टेड ह्यूज ड्वेल्स चीफली ऑन द वाइल्ड, लेकिन मिस्टर टेड ह्यूज ज्यादातर जनाब वहशियत में रहते हैं, फेरियस में रहते हैं, जंगलीपन में रहते हैं, खूनख्वारी में रहते हैं, टेमलेस में रहते हैं, जो कि पालतू नहीं होते, क्रूअल एस्पेक्ट्स को शो करते हैं, यानी इनके एस्पेक्ट्स भी शो हो जाते हैं किस किस्म के, जुल्म वाले। ही इज फैसिनेटेड बाय द सैवेजरी, सैवेजरी का वर्ड आने वाला है आपका थिंग्स फॉल अपार्ट में। ये दिखाते हैं जनाब वहशीपन, वहशियत दिखाते हैं, वो इनका दिल मोह लेते हैं, जो नेचर के अंदर वहशीपन है। ही इज अ ग्रेट नेचर लवर, बहुत बड़े फितरत को पसंद करने वाले भी हैं। ऑल्सो ही कंसिडर्स, वो समझते हैं नेचर एज एन एम्बिवलेंट फोर्स। वो कहते हैं जनाब कि ये जो हमारी नेचर है वो एक तजब्बुब की फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो हमें मुहर्रक कर देती है लेकिन हमें थोड़ा सा झंझोर कर भी रख देती है। ही प्रेजेंट्स नेचर ग्राफिकली, अब उन्होंने नेचर को बड़े ही जुग्राफियाई अंदाज में हमें दिखाया है। जैसे कि उसने हमें अपने उसमें दिखाया तो जंगल दिखा दिए, दैट मॉर्निंग में दिखाया तो हमें सारे का सारा एक पूरा इलाका ही मिला दिया नेचर के साथ। He uses all his linguistics power, अब उन्होंने अपनी लिसानियात की सारी ताकतें इसमें इस्तेमाल कर दी, एंड स्किल्स, और सारी महारतें टू कन्वे के पहुंचाएं his close observation to nature, नेचर के बारे में जो भी इनका बहुत करीबी मुशाहिदा था वो हमें पहुंचाना चाहते थे। एंड his impressions of natural sceneries, और उनके वो सारे के सारे इम्प्रेशंस होते हैं, उनके सारे के सारे तासुरात जो कि वो नेचर की सीनरी के बारे में रखते थे। अब रेन पे बात कर लेते हैं।
एक और पोइम है, इज वन ऑफ द मोस्ट, देखो ये भी नेचुरल एलिमेंट है ना, रेन बंदा नहीं कर सकता, कुदरती होती है एक चीज, इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नेचर पोएम, नेचर की एक बड़ी जबरदस्त पोएम है। इन दिस पोएम, इसी नज्म के अंदर ही प्रेजेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द रेन की बहुत वाजिया तस्वीर हमें दिखाते हैं, कैसे रेन बनती है, फिर फ्लड्स दिखाते हैं, एंड फ्रॉस्ट, और फिर उसके बाद कहर दिखाते हैं। फ्रॉस्ट होती है कोहरा पड़ जाना, यानी बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जानी और मुंजमद हो जाना हर चीज का। द रेन गोज ऑन एंड ऑन, बारिश बढ़ती ही चली जाती है, एंड द वेदर गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, और ये देखें ऑन और कोल्डर एनाफोरा इनका बड़ा पसंदीदा एस्पेक्ट है। जब रेन भरती है तो सर्दी भी भर जाती है। द मिड आफ्टरनून डक्स सोक्स, तो उस वक्त जो, हालांकि दोपहर का वक्त है, सपहर का वक्त है, उस दरमियान भी हमारी डक्स क्या होती हैं, वो ऐसे भीगी सी होती हैं, सोक्स होती हैं यानी भीगी होती हैं, इनटू द सोक्ड थिकेस्ट यहाँ पर लगा लें झाड़ियां, गीली झाड़ियों के अंदर हमारी डक्स भी गीली ही रहती हैं, वो जिसे कहते हैं ना नमी सी हर जगह छाई रहती है। एंड द कैटल फाइंड्स, अब ये जो कैटल्स है, मवेशी क्या पाते हैं, नो अदर प्लेस एक्सपेक्ट्स, कोई जगह नहीं पाते सिवाय इसके क्या, द ब्रीमिंग वर्ल्ड एंड पोरिंग स्काई, उनको मिलता है एक बहुत बड़ी हुई दुनिया जो भर चुकी, और आसमान जो टपकाता ही जा रहा है बारिश को। बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पे करके, थीम बड़ा अच्छा दिया उन्होंने कि दुनिया भर गई लेकिन आसमान ने बारिश नहीं रोकी और बारिश होती ही जा रही है और सर्दी भरती गई। देन देयर इज अ पोएम अक्टूबर डाउन, एक और पोएम का नाम है डाउन, होता है तड़के का वक्त, जैसे ट्विलाइट को हम कल डिस्कस कर रहे थे। अभी सुबह के वक्त की बात करें, द चॉइस ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम, दिस पोएम में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, स्ट्राइकिंगली बड़े ही हैरानकुन है, अप्रिशिएट भी उनको किया जा सकता है, एंड द लैंडस्केप्स, जो उन्होंने हमें मनाजर दिखाए हैं नेचर के, इज ब्रॉट बिफोर आईज, हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बड़े ही अच्छे अंदाज में। द मंथ ऑफ अक्टूबर इज लाइक अ मैरीगोल्ड एक बहुत खूबसूरत फूल का नाम है, उसकी तरह ये मंथ लगता है। अक्टूबर इज अ मैरीगोल्ड, यहाँ उसने वही सिमिली बना दी, मेटाफर बना दिया, अक्टूबर को मैरीगोल्ड से कर दिया तो मेटाफर से बात कर दी। एंड जेट ए ग्लास हाफ फुल ऑफ वार्म, और जबकि लगता है एक गिलास लेकिन आधा भरा हुआ है, किसके साथ है, शराब के साथ है। ये शराब को जंग अच्छा समझते हैं ना। द कोल्ड इज सो इंटेंस, लेकिन सर्दी इतनी शदीद है, दैट इट सेम्स टू, ऐसा महसूस होता है, टू द पोइट इसको, एज इफ द आइस एज हैड बिगिन इट्स हेव। अब आइस एज को आप समझिए तो आइस एज आपको बताना चाहती है कि यहाँ पर पुराना वो दौर आ चुका है, जिस दौर में पहले झाड़ियां होती थी और वहां पर उभड़े से पहाड़, बर्फ के बड़े बड़े टीले, हाइप्स का मतलब होता है बड़े बड़े ह्यूज पहाड़ों के टीले होते थे, लेकिन वो बर्फ के होते थे। आइस एज अगर किसी ने फिल्म देखी है तो वो इसी मौजू पर है कि इंसान से पहले यहाँ दुनिया में बहुत ठंड थी, तो उसके बाद दुनिया में थोड़ा जो है चेंज हुआ, आइस एज से बाद दुनिया नॉर्मल हुई, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। इन द पोएम विंड ही डिस्कसेस द नेचर, वो नेचर को डिस्कस करते हैं। एक और पोएम विंड के अंदर, द सिक्योरिटी एज ही सेज, और सिक्योरिटी के तौर पर वो कहते हैं देन नेचर सर्व्स, नेचर हमारी खिदमत करती है एज ए सिक्योरिटी, और हमारा तहफ्फुज करती है, बिकॉज मैन सीक्स, आदमी तलाश करता है, द हिल्स, पहाड़ों की, टू ऑर्डर, किसके लिए, टू अवॉइड द स्टॉर्म्स, के पहाड़ों की खिदमत हासिल करे इन तूफानों से बचने के लिए। अब तीसरा हमारा थीम यहाँ पर आ रहा है, और तीसरे थीम के लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्लोज, बाद में करते हैं।